Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 of Block 4 MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. Today's unit is psychotherapy with adults and middle aged persons. So किस तरह की सोच रखते हैं यंग एडल्ट्स, मिडिल एज के जो एडल्ट्स हैं वो, उसके बारे में हम समझेंगे। एंड इस यूनिट को मैं 2 पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ। इनके जो लिंक है वीडियोस के वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो इस पार्ट में कवर होने वाला है और बाकी का बचा हुआ दूसरे पार्ट में कवर करूँगी मैं। सो अब हम बात करते हैं किस तरह के लोग थेरेपी के लिए आते हैं हमारे पास, और जो किसी भी एज ग्रुप में कॉमन है इश्यूज, वो कौन कौन से होते हैं। तो जनरली बिरीवमेंट, इलनेस, ट्रॉमा, स्ट्रेस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी भी एज ग्रुप में देखेंगे। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एज, ये कंबाइंड लेवल पे देखने को आपको मिलेगी। और अगर हम डिवाइड करें एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली, तो एक एज ग्रुप है जिसको हम फ्लेजलिंग यंग एडल्ट्स कहते हैं। वो 18 ईयर्स से 25 ईयर्स तक की एज होती है, जो जनरली आप एजुकेशन लेवल पे पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे ऐसे एडल्ट्स, या फिर कहीं पे जॉब करते हुए, पार्ट टाइम जॉब या फिर कुछ कंप्लीट जॉब करते हुए नज़र आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन, या स्ट्रगलिंग होंगे। सो इस कैटेगरी के वो लोग होंगे, वो होंगे फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग मतलब जिसने नया नया उड़ना सीखा है उसको हम फ्लेजलिंग कहते हैं। तो क्योंकि नए नए हैं, ये स्कूल से अभी निकले हैं, नए पंछी हैं तो ये उस लेवल के हैं 18 टू 25 ईयर्स। नाउ यंग एडल्ट्स आते हैं 25 टू 40 ईयर्स, एंड देन मिडिल एडल्टहुड आता है 40 टू 65 ईयर्स। हाउएवर अगर इसमें भी ना ओवरलैपिंग तो होगी, आप मतलब यंग, कई लोग ना 30 ईयर्स तक भी यंग बोल देते हैं। एंड देन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी एज का बड़ा वेरिएशन होता है। किसी कोई यंग एडल्ट कोई और माना जाता है, मिडिल एडल्ट कहीं कुछ और माना जाता है। बट अभी एज ऑफ नाउ हम 18 टू 25, 25 टू 40 एंड 40 टू 65, इस तरह से हम इसको डिवाइड करके चल रहे हैं। तो ये फ्लैजलिंग यंग है 18 टू 25, यंग एडल्ट है 25 टू 40, एंड देन मिडिल एडल्टहुड है 40 टू 65 ईयर्स। सो ये स्टेजेस 3 तरीके से ओवरलैप कर सकती है। क्रोनोलॉजिकली मतलब एज वाइज तो ओवरलैप करती ही हैं, जैसे मैंने बताया कि वो रेंज जो है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली एंड डेवलपमेंटली भी ये ओवरलैप करती हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज साइकोथेरेपी विद फ्लैजलिंग एडल्ट्स। तो इस वीडियो में हम फ्लैजलिंग एडल्ट्स एंड जो यंग एडल्ट्स हैं उनकी साइकोथेरेपी के बारे में जानने वाले हैं। सो ये वाली जो रेंज होती है ना, अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आपने वोटिंग एज देख लिया, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का देख लिया, मैरिज का देखा, या आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री का देखा, या एज ऑफ कॉन्सेंट देखा, या ड्राइविंग लाइसेंस का देखा, उन सब में आपको है ना एज में वेरिएशन मिलेगा। सब में एक जैसा एज नहीं डाला हुआ है। सो वो थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि आप यंग फ्लैजलिंग एडल्ट किसको बोलोगे। सो अब हम अगर इस बुक के अकॉर्डिंगली बात करें तो फ्लैजलिंग एडल्टहुड होगा 18 टू 25 ईयर्स। सो जो लोग इस एज में लाई करते हैं, इस बैंड में लाई करते हैं, उनकी कैसी सोच होती है उनके बारे में भी हम ज़रा सा बात कर लें। ये ग्रोइंग अप होते हैं ऑफ कोर्स, एंड देन इनका जो नेटवर्क अभी तक था, जैसे ही ये एडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगते हैं तो इनका नेटवर्क मतलब जो दोस्त यार ये सारे जो थे वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, छोटा होने लगता है, क्योंकि वो अब अपना करियर बनाना चाहते हैं अपना जो। और अच्छा, ये लोग ना बड़ा आइसोलेटेड भी फील करने लगते हैं, बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। हमें ज़रूर लगता है कि ये एडल्ट हो गए हैं, लीगली ज़रूर एडल्ट होते हैं, लेकिन इनमें बचपना गया नहीं होता, ये अभी भी बच्चे ही जैसे होते हैं और इनके कन्फ्यूजन स्टेट में जी रहे होते हैं कि क्या करें करके। एंड इनका जो कांटेक्ट होता है पेरेंट्स से, रिलेटिव से, वो भी कम होने लगता है। फैमिलीज़ के साथ इनके रिलेशंस कमज़ोर होने लगते हैं, और ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ये भटके हुए से फील करते हैं। और इनका जोग्राफिक डिस्पर्शन तो आता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन और जॉब। सोशल डाइवर्सिटी भी आप इन लोगों में दिखने के लिए मिलती है, अपने तरीके इनके होने लगते हैं। फ्रेंडशिप का नेटवर्क भी इनका अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि पुराने फ्रेंड तो छूट गए होते हैं स्कूल से निकलने के बाद। अब नए फ्रेंड्स बनाने की बात होती है, एंड देन किसी को जानते नहीं है तो ऑब्वियसली इनकी बेस्ट फ्रेंडशिप तो बनना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सो ये उस स्टेट में जी रहे होते हैं जहाँ पे फ्रेंडशिप स्टेबल नहीं होती है।
एंड इनके कुछ रिलीजियस एफिलिएशंस भी आपको नहीं मिलेंगे, मतलब इनका कुछ रिलीजियस बिलीफ का भी कुछ अता पता नहीं चलेगा। सो अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट लाइक स्कूल्स, है ना? स्कूल में तो बहुत ज़्यादा केयर होती है, तो वो पेरेंट जैसा ऐसा लगता है कि आप दूसरे पेरेंट्स के अंडर है जब स्कूल में है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। सो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें किसी ने छोड़ दिया फ्री, हमारे को कोई हाथ सर पे हाथ नहीं है, इस तरह का फ़ील आने लगता है बच्चों को यूनिवर्सिटी में। अम, इनमें बहुत सारे ट्रांज़िशंस शुरू होने लगते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फ्लेजलिंग एडल्टहुड या फिर थ्रेशहोल्ड एडल्टहुड या फिर इमर्जिंग एडल्टहुड, इस नाम से भी जानते हैं। फिर ये क्योंकि डाइवर्सिटी है इन हो गई है इनमें, डाइवर्सिटी कैसे, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ये मूव करने लगे हैं, वो इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम होती है जॉब को देखते हुए या पेरेंटल स्टेटस को देखते हुए या रेजिडेंस को देखते हुए। इधर उधर रेंट पे रहना पड़ता है अगर वो उस शहर के नहीं है रहने वाले, नई जगह पे जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल्स एक साथ सर पे आ जाते हैं। वर्क तो है ही, एक नई लाइफ में एक नया जॉब आ गया है। पहले तक तो पढ़ते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, खुले थे बिल्कुल। अब जब कहीं ज़िम्मेदारियाँ आने लगी हैं वर्क के हिसाब से एंड जॉब जहाँ मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, इनको मूव करना पड़ता है। ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं, ऐसे रेंटेड हाउसेज़ में रहने लगते हैं, फैसिलिटीज़ कम होती हैं। सो बहुत सारा स्ट्रगल होता है, पेरेंट्स साथ में नहीं रहते तो और ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ हो जाती है। सो 18 टू 22 ईयर्स का इन्होंने पीरियड बताया है, ऐसे वो एडल्ट हैं जो या तो हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर कुछ और कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू लाइफ स्टेज इश्यूज विद फ्लैजलिंग एडल्ट्स, क्या इस स्टेज में क्या क्या इनको इश्यूज आने लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडिंग में दिया है एंड पॉइंटर में है। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें आप ध्यान रखें, जहाँ पे भी पॉइंटर्स में आंसर्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एग्जाम में आने के लिए। सो लाइफ स्टेज इश्यूज जो इस एज ग्रुप के आपके पास लेके आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। इनको डिफ़िकल्टी होगी रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ किस तरह से रिलेशंस हैं उसके ऊपर। देन इनको सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी इश्यूज़ आएंगे। एंड देन इनको मोरालिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे। इम्परफेक्ट सेल्फ, फ्लॉड सोसाइटी, ये वाली चीज़ों के बारे में ये बात करेंगे, लोगों की सोच के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी किस तरह से सोचती है उसके ऊपर ये क्वेश्चन करेंगे। अपने खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होगा इनको, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जज करने लगेंगे, खुद की पर्सनैलिटी के बारे में सोचने लगेंगे, खुद को जानना चाहेंगे कि वो कैसे हैं। एंड देन उनको और भी प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो करियर प्लानिंग के ऊपर आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ सकती है। हो सकता है उनको एम्प्लॉयमेंट जो मिला उसके लिए उसमें वो सेटिस्फाइड ना हो, खुश ना हो, उनको ऐसा लगे कि किससे गाइडेंस ले अगर कुछ नहीं आता है तो। जॉब में एडजस्टमेंट का इशू होगा, न्यू न्यू प्लेसेस में एडजस्टमेंट का इशू होगा। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आएंगी क्योंकि अब वो क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम खुद अपना खर्चा खुद उठाएं वाली बात। सो नहीं भी उठा पाते हैं, फैमिली से मांगना पड़ता है तो उनका सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेज एंड सोशल डिमांड्स इनके लाइफ में आ जाती है, वो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने लगती है। फिर इनका जो फैमिली से दूर तो ये हो जाते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इनका एक शिफ्ट हुआ है, फैमिली के पास नहीं रह पा रहे हैं। सो इनको एक तरह से फ्रीडम तो मिलती है, बट कई लोगों में एंग्जाइटी भी आ जाती है, स्पेसिफिकली वो जिनको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिनको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पले बच्चे हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो वो उस चीज़ को मिस करने लगते हैं, उनको लॉस का फीलिंग आने लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो गए हैं। सो इस तरह की चीज़ें आने लगती है। एंड देन लेकिन एक चीज़ है, उनको इंडिपेंडेंस का भी फीलिंग आती है कि भाई हमें जॉब लग गया फुल या फिर फुल टाइम एजुकेशन कर रहे हैं कहीं पे, तो ऑब्वियसली बाहर जाके रहना पड़ रहा है, फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। तो वो तो ठीक है, इंडिपेंडेंस तो आ गई, लेकिन साथ में फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो पेरेंट्स पे होता है, क्योंकि फुल टाइम एजुकेशन है तो ऑब्वियसली कमा तो रहे नहीं है, पढ़ना ही है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पेरेंट्स देंगे। सो वो थोड़ा सा रहता है। एंड कई बारी तो उनको वो वापस भी चले जाते हैं जब सेट नहीं हो पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर वापस लौटना ही पड़ता है फैमिली के पास। सो इस तरह से इनको इश्यूज आते रहते हैं जब ये जॉब कर रहे होते हैं या फिर फुल टाइम एजुकेशन के लिए जाते हैं। फिर इनको जो ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, अगर ये उसमें सेट नहीं हो पाते या
उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो इतने कम पैसे मिल रहे हैं, उनको सैलरी इतनी कम मिल रही है कि वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको ले दे के घर वापस जाना पड़ता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका जो खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा होता है कि फैमिली मेम्बर से उन्हें पैसे मांगने पड़ जाते हैं। एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है। अच्छा, इसको है ना, इससे पहले कि मैं आगे चीज़ें बताऊँ, ये एक टर्म आया बूमरैंग जनरेशन। सो ये जो यंग फ्लेजलिंग एडल्ट हुड है, इस एज को 18 to 25 ईयर्स की एज को बूमरैंग जनरेशन कहते हैं, क्योंकि ये घर छोड़ के तो जाते हैं लेकिन वापस भी आ जाते हैं। सो ये तब हो सकता है जब इनकी जो फाइनेंशियल नीड है वो उनकी फाइनेंशियल जो एक्वायर कर रहे हैं फाइनेंसेस उससे कम है, तब जाके ऐसा होता है। मतलब पैसे जितने वो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा उनके खर्चे हैं, तो उनको वापस आना ही पड़ जाता है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके जो प्रोफेशन है वो इनको इतना पैसा देता है, इतनी फाइनेंशियल उनको सक्सेस मिल जाती है कि वो पेरेंट्स से भी ज़्यादा कमाने लग जाते हैं। तो कहीं कहीं उनको है ना, ये भी गिल्ट भी फील होता है इस चीज़ का, अगर वो पेरेंट्स से ज़्यादा कमा रहे हैं। उनको डिसलॉयल फील होता है कि भाई मैं कैसे उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ करके, इस तरह की भी सोच कईयों में आ जाती है। सो ये बहुत अजीब सी सोच है लेकिन फिर भी आ जाती है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग प्राउड उनको डिसलॉयल फील होने लगता है। लेकिन फिर भी, एंड अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ग्रास्प कर पाते तो भी उनको प्रॉब्लम आने लगती है। सो इनकी जो पूरा वैल्यूज़ है वो कैसी हो, उसके ऊपर भी इनके अंदर क्वेश्चंस चलते रहते हैं। वो ऐसी वैल्यूज़ को सेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जो वर्केबल है एंड एक्सेप्टेबल है। इसके बारे में भी वो सेशंस में डिस्कस करते हैं। फिर सोशल एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस जो इनके होते हैं, जो इल डिफाइंड सेल्फ कंसेप्ट इनका एडोलेसेंस के टाइम पे बना था, क्योंकि बच्चे एडोलेसेंस जो होते हैं वो जनरली खुद के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं कि वो क्या है, हु एम आई वाला क्वेश्चन ज़्यादा होता है एडोलेसेंस में। सो ये वाला जो चीज़ होता है, जो अनस्टेबल सेल्फ कंसेप्ट था एडोलेसेंस में, वो अब जैसे जैसे वो एडल्टहुड को अचीव कर रहे होते हैं वो क्लियर होने लगता है। उनको आइडिया लग जाता है कि वो एक्चुअली किस तरह के हैं, उनको अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में पता चलने लगता है। एक जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके बारे में हम कभी कभी ये सोचते हैं जब हम एडल्ट हो गए तो हमें पता चल गया हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, बट कभी कभी लोग कंफ्यूज्ड स्टेट में भी रहते हैं। ये डिस्टॉर्टेड रहता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी डिस्टॉर्टेड रहता है, बट विद टाइम धीरे धीरे वो समझ में आने लगता है। तो फ्लेजलिंग जो एडल्ट्स हैं, यानी कि 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एंड देन वो बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अभी तक उन्होंने क्या सोचा होता है कि पेरेंट्स हमारा ध्यान रखेंगे, है ना, हम जूनियर हैं एंड वो सीनियर हैं। तो वो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप था। लेकिन अब जब वो क्योंकि एडल्ट हो गए हैं तो अब उनको चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा तो क्या होगा, अब उनको अपने पेरेंट्स के साथ इक्विनिमिटी पे चलना पड़ेगा, उनके बराबर अपने आप को समझना पड़ेगा। सो ये चीज़ें उनमें देखने के लिए मिलेंगी। और उनको ये भी पता चलेगा कि अब उनको ये चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि अब आगे जो जनरेशन है वो इन्हीं की जनरेशन है जो सोसाइटी को हैंडल करने वाली है। सो थेरेपिस्ट को भी इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि जो फ्लेजलिंग एडल्ट्स है ना, जब वो क्लाइंट आपके पास आते हैं तो वो इंटर जनरेशनल डायनामिक्स के बारे में थोड़ा सा श्योर होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जनरेशन है वो किसी और तरीके से चीज़ों को सोचती है, और जो थेरेपिस्ट हैं वो बीच की एज के हैं, मिडिल एडल्टहुड या उनके पेरेंटल एज के हैं। तो उनकी जो थेरेपिस्ट की सोच होती है वो ज़्यादातर पेरेंट्स के से ज़्यादा क्लोजर होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लेजलिंग एडल्ट्स। सो इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा जब आप थेरेपी करते हैं फ्लेजलिंग एडल्ट्स की। नाउ कमिंग टू साइकोसोशल टास्क ऑफ मिडिल एडल्टहुड। तो एरिक्सन जो है उन्होंने स्टेट किया था कि जो प्राइमरी साइकोसोशल टास्क होते हैं ना मिडिल एडल्टहुड के, वो 45 to 65 ईयर्स इन्होंने मिडिल एडल्टहुड के बारे में बात की है। तो इनके इस जनरेशन के लोग जनरली नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना शुरू कर देते हैं, उनके फ्यूचर सोसाइटी इस बारे में ज़्यादा ध्यान होता है। वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपकमिंग जनरेशन को। फैमिली से कमिटमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं 45 से लेकर 65 ईयर्स के लोग। कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टेगनेशन फील करते हैं, मतलब फंसा हुआ फील करते हैं, स्टक फील करते हैं। या कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होंगे, अपने में ही लगे रहेंगे, उनको किसी से, अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल सेल्फिश टाइप के होंगे, अपने में ही घुसे रहेंगे, अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, सिर्फ सेल्फ इंडल्जेंस होगा। और इनवैलिडिज्म ही होगा, मतलब खुद को वैलिड
नहीं समझेंगे उस एज में। तो मिडिल एडल्टहुड जो होती है उसको हम मिड लाइफ क्राइसिस के नाम से भी जनरली जानते हैं, लेकिन सब लोग मिड लाइफ क्राइसिस में नहीं होते जो मिडिल एडल्टहुड में लाई करते हैं। 45 to 65 ईयर्स के लोग मिडिल एडल्टहुड में आते हैं, लेकिन सारे के सारे मिडिल एडल्टहुड के लोग मिड लाइफ क्राइसिस में नहीं होते। मिड लाइफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है इसको, जो क्राइसिस में नहीं है। अब हम फ़र्क करेंगे क्राइसिस एंड ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या होता है। फिर क्राइसिस का मतलब होता है जब इंसान खुद को रीवैल्यूएट करने लगता है, खुद के बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को क्वेश्चन करने लगता है। और इस स्टेज में जो मिड लाइफ क्राइसिस में होते हैं उनमें आपको डिवोर्सेस के केस मिलेंगे, अपने स्पाउस से डिस्टेंस बनाने का मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखाई देंगे, वो जॉब चेंज करेंगे, वो सिटी से सबर्ब्स में मूव करना चाहेंगे। एंड ये इसमें भी इन्होंने सब डिवाइड करके हमें कुछ और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे जब अर्ली या मिडिल 40s जो होते हैं ना, इनमें जो क्राइसिस जो आता है वो इनकी मोरालिटी को क्वेश्चन करने पर आता है। ये अपनी मोरालिटी पे क्वेश्चन करते हैं। मिडिल एडल्ट्स को रियलाइज़ होती है कि अब ना यूथ जो है उनका वो लिमिटेड है, अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, अब ज़्यादा जवान नहीं रहे। सो ये इस तरह के दिमाग में ख्याल आने लगते हैं इनको। एंड उनको इस बात का भी रहता है कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते थे उन्होंने अचीव किया, या बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, क्या उन्होंने कुछ मिस आउट कर दिया अपनी लाइफ में। सो बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रेस एंड अपसेटिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिड लाइफ ट्रांजिशन में जाते हैं। जो ऊपर मैंने बताया वो क्राइसिस की बात थी, अब ट्रांजिशन की बात करते हैं। ट्रांजिशन मतलब चेंज। सो उनमें कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आती है जब ट्रांजिशन हो रहा होता है मिड लाइफ का। तो मिडिल लाइफ के जो या मिडिल एडल्टहुड का जो स्टेज है, वो उसमें ये लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्रेम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। उनकी लाइफ्स में उनको ये तो पता चल गया होता है कि अब लाइफ में डिक्लाइनिंग ईयर्स आ रहे हैं, यानी कि अब बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है, तो अब क्या किया जाए। सो आप इस मिड लाइफ में लोगों को देखेंगे, जब जो मेल होते हैं ना, जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, वो अपनी मस्कुलिनिटी को रीअसर्ट करने के लिए यूथफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं। आप देखेंगे वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, बैडमिंटन खेल रहे होंगे, या कुछ ऐसे साइकिलिंग कर रहे होंगे। सो ये यूथफुल जो बिहेवियर है वो शो कर रहे होंगे, अपने ट्रेंडी ड्रेसेस पहनना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे मिडिल एज के जो मैन हैं वो इस तरह के कपड़े, बड़े ट्रेंडी से कपड़े पहनते हुए दिखाई देंगे। स्कूबा डाइविंग, मोटरसाइकिलिंग, स्काई डाइविंग, इन सब एक्टिविटीज़ में आपको दिखाई देने लगेंगे। फिर फीमेल अगर मिड लाइफ क्राइसिस में है तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, इनकी जो ड्रेसिंग है ना वो ज़्यादा यूथफुल स्टाइल में होने लगेगी। ये कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाएंगी, सोशली ज़्यादा एक्टिव होंगी, फ़ोटोज़ सेशन करेंगी, फ़ोटोज़ खिंचा के डाला करेंगी सोशल मीडिया में, शो ऑफ करेंगी। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, स्टाइलिश ड्रेसेस एंड ऑल। सो ये जो मिडिल एडल्ट विमेन है वो जनरली अपने जो यंग बच्चे हैं ना उनकी तरह ही दिखना चाहती हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनेंगी एंड अपने हेयर डाई करेंगी, हैं, यूथफुल क्लोथिंग करेंगी, इस तरह की करेंगी। वो ऐसा क्यों करेंगी, उसके पीछे रीज़न क्या होगा? क्योंकि वो ना आइसोलेटेड फील नहीं करना चाहती, लोनलीनेस से भागना चाहती हैं, इन्फीरियॉरिटी से भागना चाहती हैं, यूजलेसनेस, अनअट्रैक्टिवनेस, ये वाले जो टर्म्स हैं, इन चीज़ों से फाइट बैक करना चाहती हैं, इससे दूर रहना चाहती हैं। इसीलिए इनके दिमाग में ये आ जाता है। तो मिडिल एज्ड जो मेन होते हैं ना, इनमें एक और चीज़ दिखाई देने लगती है, मेल मेनोपॉज। यानी कि इनमें जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है ना वो डिक्लाइन होने लग जाता है। और जब ये ऐसा होता है तो इनको फिर अपना सेक्सुअल एबिलिटी पे शक होने लगता है। दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देंगे एंड यंग जो विमेन होती हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने लगेंगे, ऑल बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव दैट दे आर स्टिल डिज़ायरेबल एंड सेक्सुअली कैपेबल। अब आपने देखा होगा न्यूज़ मीडिया में दिखाते हैं जो इस तरह के मिडिल एडल्टहुड की एज में जो एक्टर्स में भी आप स्पेसिफिकली, क्योंकि सोशल मीडिया में वही छाए रहते हैं, तो आप देखेंगे मिडिल एडल्टहुड में मैं नाम तो नहीं लूँगी लेकिन हिंट तो आपको मिल रहा होगा कि वो अपने से 10-10, 12-12 साल या 20-20 साल छोटी लड़कियों को अपना पार्टनर बनाए घूम रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू प्रूव दैट दे आर सेक्सुअली कैपेबल एंड डिज़ायरेबल। उनको डर है अंदर से, इस वजह से ही अपने डर से जीतने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं।
फिर मिडिल एज्ड विमेन की अगर बात करें तो इनका सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है, एंड देन इनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि इनका जो काउंटर पार्ट है यानी कि इनके हस्बैंड है उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, उनको इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो इसीलिए फिर आप देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे मिडिल एज की जो लेडीज़ है ना वो यंगर सेक्सुअल पार्टनर्स को ढूंढना शुरू कर देती है अपने यंगर सेक्सुअल पार्टनर से। ये भी आपको एग्जांपल सोशल मीडिया में मिल जाएगा, कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ऐसा किया है। सो अपने से यंगर पार्टनर से वो पार्टनरशिप कर लेती हैं। सो नाउ अब हैप्पीनेस के बारे में इन्होंने बात किया है। हैप्पीनेस जो होती है वो यू शेप कर्व है, मतलब कुछ एज तक तो आप खुश फील करते हैं, लेकिन मिडिल एज के जो पीपल होते हैं ना वो सबसे अनहैप्पीएस्ट रेंज के पीपल होते हैं। सो जो ट्वेंटीज़ की एज है, यंगस्टर्स हैं, वो तो खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन लेट ट्वेंटीज़ की जो एज होती है वहाँ से ये डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं, एंड टिल जब तक वो 50 साल के नहीं होते तब तक इनके अंदर अनहैप्पीनेस बनी रहती है। सो लेट 20 से लेके 50 ईयर्स तक की एज के लोग दुखी होते हैं, ऐसा रिसर्च कहती है। बर्ट वैन लैंडरगम ने बताया कि यंग जो एडल्ट होते हैं ना वो केयर फ्री होते हैं, है ना, उनको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत होप्स होती है, एंड ओवर 50 जब होने लगते हैं तब उनको ये रियलाइज़ होता है कि लाइफ तो गई यार, अब क्या करें, खुशी हो जाओ चलो। तो इसलिए 50 साल के बाद भी खुश होना शुरू हो जाते हैं लोग, लेकिन बिटवीन जो एज है 50-20, लेट 20 से लेके 50 के, वो क्वेश्चन करते हैं अपनी लाइफ को, दैट इज़ वाई दे आर अनहैप्पी, एंड देन उनके पास डिमांड्स भी बहुत होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जो हैप्पीनेस है ना वो डिप होने लगती है मिड लाइफ में, एंड ये फर्दर आप 80 ईयर्स के लोगों को देखोगे वो बड़े खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, तो वो पीक पे चली जाती है हैप्पीनेस। कैन यू, आपने अगर, इसीलिए कहा जाता है कि अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को अपने पास रखो बिकॉज दे आर दी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपने छोड़ के रखा है ना उनको वापस ले आओ अपने पास, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस आपको खुश रखेगी। तो मिड लाइफ के लोग जो अकेले रहते हैं वो सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं कई बारी इस वजह से, क्योंकि वो अकेले पड़ गए होते हैं। सो अपने से यंगस्टर्स एंड अपने से जो बूढ़े लोग हैं 50 साल 50 प्लस, उनको ज़रूर आप अपने पास रखें, एंड 80 ईयर्स तक पीक पे पहुंच जाती है हैप्पीनेस। सो माइंड इट। सो नाउ अब क्या होता है, अब इस एज में एक बुक है यू आर लुकिंग वेरी वेल, ये प्रोफेसर वॉलपर्ट ने लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो टीन्स होते हैं एंड 20s में जो लोग होते हैं वो हैप्पी रहते हैं, एंड देन हैप्पीनेस डिक्लाइन होने लगती है मिडिल एज पे, बिकॉज ऑफ उनके ऊपर बहुत करियर एंड फैमिली का प्रेशर होता है। तो मिड 40s के जो लोग होते हैं ना वो धीरे धीरे जैसे जैसे 50 को रीच करने लगते हैं ज़्यादा चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक होने लगते हैं, मैक्सिमम 70s एंड 80s के लोग बहुत खुश रहते हैं, उनकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। सो क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो गई होती है, अब बच्चों को सेट कर दिया, सब कुछ अपना करियर प्लान कर लिया, सेविंग्स कर ली, इंश्योरेंस ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब रिटायरमेंट एज में उनको कोई फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, दैट इज़ वाई वो ईज़ फील करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर हैप्पियर। सो इस तरह से देखा गया है इस चीज़ को। नाउ टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स मॉडल आया है, तो देयर आर टू मॉडल्स, एक है नॉर्मेटिव क्राइसिस मॉडल और दूसरा है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स मॉडल। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। जो नॉर्मेटिव क्राइसिस मॉडल है ना उसमें ये कह रहे हैं कि जो साइको सोशल टास्क होते हैं, साइको सोशल टास्क मतलब ये जो ऊपर की हमारी जिम्मेदारी होती है सारी, हम किस तरह से सोचते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। तो जो साइको सोशल टास्क होते हैं ना वो जैसा हम एक डेफिनेट एज में होना चाहिए उसी सीक्वेंस से वो होता है, ऐसा नॉर्मेटिव क्राइसिस मॉडल कहता है। और जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स मॉडल है वो ये कहता है कि हमारे लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं एंड उसकी जो टाइमिंग होती है वो रेस्पॉन्सिबल है कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे, हम किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अगेन नॉर्मेटिव क्राइसिस मॉडल का सेकंड पॉइंट कहता है कि मिड लाइफ ट्रांजिशन जो है वो एग्जैक्टली 40 to 45 ईयर्स के बीच में होता है, जबकि टाइमिंग्स ऑफ इवेंट्स मॉडल बोलता है कि जो इंसान अपनी लाइफ को जब भी क्वेश्चन करना शुरू कर दे, अपने डिज़ायर्स को, अपनी वैल्यूज़ को, गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट को, तब भी से इनका मिड लाइफ ट्रांजिशन शुरू हो गया होता है। जो सेल्फ एस्टीम है इसके बारे में भी इन्होंने बात की है। तो सेल्फ एस्टीम जो है लोगों की बढ़ती कम होती रहती है। तो यंग एडल्ट्स की प्रोग्रेस होती है मिडिल एज तक, एंड देन वो डिक्लाइन होने लगती है रिटायरमेंट तक। मतलब आप यंग एडल्ट हैं तो तब से आप
आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मिडिल एज तक बढ़ेगा, एंड देन मिडिल एज से फिर डिक्लाइन होके जो ओल्ड एज तक, रिटायरमेंट एज तक आपका डिक्लाइन हो जाता है। ये जो रिसर्च के बारे में मैं आप बात करने वाली हूँ, उसमें जो एज ग्रुप है वो 25 से लेकर 104 ईयर्स के एज के लोगों के ऊपर रिसर्च की थी। ये रिसर्च जो था वो सेल्फ एस्टीम के ऊपर था, एंड इसमें ये बताया था कि 4 ओकेशंस के बारे में सेल्फ एस्टीम के। तो उन्होंने बोला था सेल्फ एस्टीम जो है वो रिलेटेड होती है बेटर हेल्थ पे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा, हेल्थ बुरी है तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। अगर आपका क्रिमिनल बिहेवियर है तो अगर कम क्रिमिनल बिहेवियर है तो सेल्फ एस्टीम हाई होगा, ज़्यादा क्रिमिनल बिहेवियर है तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। डिप्रेशन है तो अगेन सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं है तो नहीं होगा। लाइफ में सक्सेस अच्छी है तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा, लाइफ में सक्सेस नहीं है तो लो होगा। तो सेल्फ एस्टीम जो है यंग एडल्ट्स में लोएस्ट मानी गई है, एंड थ्रू आउट एडल्टहुड वो इंक्रीज होने लगती है, एंड देन 60 ईयर्स पे वो पीक पे होती है बिफोर ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। नाउ कमिंग टू साइकोथेरेपी विद यंग एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स की साइकोथेरेपी के बारे में बात कर लें। यंग एडल्ट्स की एज क्या थी? यंग एडल्ट्स की एज थी 25 to 40 ईयर्स। सो इनकी अगर हम बात करें तो ये मिड 20s से लेके फ्लेजलिंग एडल्ट के थे, एंड देन डिफरेंट फैमिली ऑफ ओरिजिन के बारे में बात किया है, क्योंकि जब यंग एडल्ट्स होते हैं ना, ये अपनी फैमिली ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ पे वो पले बड़े हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वहाँ से जब ये निकलना शुरू हो जाते हैं बाहर जॉब के पर्पज़ से, कुछ और उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगता है, एंड उनके रिलेशनशिप्स भी बन गए होते हैं, तब तक एक फ्रेंड सर्कल बन गया होता है, एक ऑक्यूपेशन में सेट हो गए होते हैं, तो ये सेटल डाउन होने लगते हैं। अब इस टाइम पे ये जो वो पीरियड है जहाँ पे इनको है ना एक ऐसा फेज़ आता है जिनकी इनकी इनको है ना किसी भी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइकोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं अपनी चीज़ों में, एंड ऑलमोस्ट संतुष्ट जैसे होते हैं, सेटिस्फाइड जैसे होते हैं, इसीलिए इनको पता नहीं चलता। तो ये इसमें ये कई चीज़ें खो भी देते हैं, जैसे कि इनके जो रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं, धीरे धीरे बहुत दूर होने लगते हैं। और इनका जो फ्रीडम था रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जब वो यंग होते थे, बच्चे जो फ्लैजलिंग एडल्टहुड है उस स्टेज में थे, तब इनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी, इट्स जस्ट थोड़ा सा कि नया जॉब लगा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेसर्स थे। बट देन अब क्या हुआ, अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, रिश्ते बन गए हैं, फ्रेंडशिप बन गई है, बच्चे हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, इसीलिए ये डिस्टेंस हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों से, अपने रिलेटिव से एंड ऑल। ये एडल्ट हो गए हैं और इनके खुद के रिश्ते हैं, तो फैमिली ऑफ ओरिजिन से इनका डिस्टेंस होना जायज़ है। एंड अगर ये नहीं हो पाते ना उनसे अलग, तो फिर ये इनको खुद ही अपने कंटिन्यूड अटैचमेंट पे डाउट होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती के स्ट्रिंग बांधे हुए हैं अपने चाइल्डहुड होम से। सो ये एक रियलिटी है लाइफ की कि एक इंसान की जब बहुत एक फैमिली बन गई होती है, उसका एक फ्रेंड सर्कल हो जाता है, उसका ऑक्यूपेशन हो जाता है, सो उसका डिटैच होना अपनी फैमिली ऑफ ओरिजिन से एक ऑब्वियस चीज़ है। तो जो लोग नहीं हो पाते वो खुद को ही क्वेश्चन करते हैं कि कैसे वो नहीं हुए सेपरेट, कैसे नहीं हुए। तो यंग एडल्ट्स टिपिकली ना अपने पेरेंट्स से फिर भी कोशिश करते हैं, वो तो क्योंकि उनकी उनकी जिम्मेदारियां हैं, दैट इज़ वाई उनको सेपरेट होना पड़ा है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं, हो जाता है अपने आप। तो यंग एडल्ट्स जो हैं वो टिपिकली अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट बना के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रिश्ते थे, अब थोड़ा सा चेंज तो आएगा। सो जनरेशनल जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आ जाएगा एडल्ट चाइल्ड का। उसका जो रिलेशनशिप था, जैसे वो डिपेंडेंट था पहले, और जिस डिपेंडेंट होने की वजह से जैसे फैमिली उसको कंट्रोल किया करती थी, अब उसका जो रिश्ता है वो एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप बन गया है। सो अब फैमिली में जिस तरह का भी था माहौल, या तो क्लोज रिलेशनशिप थी या फिर इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, अब ये जो एडल्ट है ये सोचेगा कि क्या वो फिर से उसी में स्लिप तो नहीं हो रहा है, स्लाइड तो नहीं हो रहा है, फिर से वो डिपेंडेंसी पे तो नहीं जा रहा है जैसे पहले था डिपेंडेंट पेरेंट्स पे। तो टेक्निकली वो यही चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। हाँ,
और ऐसी फैमिली जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, कॉन्फ्लिक्ट वाली फैमिली में वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता है। लेकिन जहाँ पे अफेक्शन है वहाँ पे डिपेंडेंसी का डर रहता है कि वो दोबारा डिपेंडेंट तो नहीं हो रहा। सो इसीलिए जो लिंक है फैमिली ऑफ ओरिजिन से वो थोड़े से उसको कट करने पड़ जाते हैं, डिपेंडेंसी हटानी पड़ जाती है। सो इंटीमेसी एट अ डिस्टेंस ये टर्म है, ये ट्रॉल ने दिया था 1989 में। ये अटेन कर ली गई होती है तब तक एडल्ट यंग एडल्ट्स ने। यंग एडल्ट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे होते क्योंकि उन बहुत सारे रीजंस है जैसे मैंने पहले बता दिया। सो वो लेकिन आसपास रह सकते हैं पेरेंट्स के, या फिर बीच बीच में विजिट भी करते हैं, ये भी चीज़ होती है। या वो आउट ऑफ स्टेशन है तो बीच बीच में आते रहेंगे पेरेंट्स के पास। अगर पास में ही पेरेंट्स रहते हैं तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन जैसी भी उनकी सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से वो अपने फैमिली ऑफ ओरिजिन से मिलते रहते हैं। सो जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो यंग एडल्ट्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो थेरेपी में, और फिर उनके खुद के लाइफ स्टेज में कुछ रॉन्गफुल एजम्पशंस भी होते हैं। सो वो हो सकता है आ जाएं, तब वो थेरेपी के लिए आते हैं जब उनको कहीं पे स्टक फील हो रहा होता है। अदरवाइज इस एज ग्रुप के लोग जो होते हैं वो एजुकेशन में लगे होते हैं, अपने खुद की इश्यूज में लगे होते हैं। सो उन जिस जब भी उनको कोई इशू होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तब वो ज़रूर थेरेपी के लिए आएंगे आपके पास। इस एज के जो मेंबर्स आप देखोगे ना वो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिस्पर्स्ड आपको दिखाई देंगे। इनकी जो लाइफस्टाइल है ना वो डाइवर्स होती जाएगी क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो उनको जो पसंद आएगा वो उसको फॉलो करने लगेंगे। इसीलिए इनकी लाइफस्टाइल में डाइवर्सिटी आपको नज़र आएगी। इनकी जो लाइफ स्टेजेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में आप जैसे हमने पढ़ा फ्लैजलिंग लाइफ एडल्टहुड पढ़ा, हमने यंग एडल्टहुड पढ़ा, मिडिल एडल्टहुड के बारे में भी पढ़ा। सो इनमें आप देखोगे जो कोई एकदम यूनिक सेपरेट बाउंड्री नहीं है इनमें। सो देयर देयर विल बी ओवरलैपिंग। जो इनकी प्रॉब्लम्स होंगी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड, वो ओवरलैपिंग होगी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड जो फ्लैजलिंग एडल्टहुड है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। एंड ये हर एक लाइफस्टाइल में ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आती रहेंगी। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो यंग एडल्ट्स जो होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, हेसिटेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए एडल्ट लाइफ की स्पेसिफिकली। सो वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एंड क्योंकि वो कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या वो कैपेबल हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए, या अभी भी वो बच्चे ही हैं। सो इसीलिए थोड़ा डर डर के वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। सो जब आपके पास थेरेपी के लिए इस एज ग्रुप के या किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आएँ तो आपको ये चीज़ें आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरह से सोचते हैं, सो दैट आप उनके लिए बेनिफिशियल रहें। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहा करें, अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।